हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको पांचवी और छठी अनुसूची के विषय में बताऊंगा। भारत के संविधान में पांचवी और छठी अनुसूची जो अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन क्या होता है। ट्राइब्स के विषय में ये विशेष रूप से बनाया गया है जो भारत के सामान्य नागरिक के लिए और अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिए और कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आप इसको विशेष ध्यान से सुनिए। जो भारत का संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर एसटी, भारत का जो संविधान है अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। कैसी सुरक्षा? एजुकेशनल और कल्चरल सुरक्षा प्रदान करता है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, इकोनॉमिक सेफगार्ड आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, पॉलिटिकल सेफगार्ड आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है और सर्विस सेफगार्ड मतलब नौकरी से रिलेटेड सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि पॉलिटिकल सेफगार्ड में राजनीतिक आरक्षण मिला हुआ है। सर्विस से रिलेटेड यह है 16(4)A में भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण मिला हुआ, आप जानते ही हैं। और एजुकेशनल में सबको पढ़ने का अधिकार है और जो है किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो सब रोकने का अधिकार है। इस तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सर्विस का संरक्षण प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां दी हुई। इसमें पहली अनुसूची राज्य और संघ की है, दूसरी राष्ट्रपति और राज्यपाल संबंधित है, तीसरी शपथ का प्रारूप है, चौथी में राज्यसभा का सीट का आवंटन है, पांचवी सूची जो है वो एसटी के लिए बनी हुई है, मतलब अनुसूचित जो जाति होती है पांचवी अनुसूची उनके लिए बनी हुई है पांचवी अनुसूची। और छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू हुई है। ये भी अनुसूचित जनजाति के लिए, पांचवी भी अनुसूचित जनजाति के लिए है और छठी भी अनुसूचित जनजाति के लिए। सातवीं सूची में संघ और राज्य समवर्ती सूची के विषय दिए हुए हैं। आठवीं में भाषा है, नौवीं में अधिनियम और विनियम विधि मान्यकरण है। 10वीं सूची में दल बदल कानून से रिलेटेड बात की गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां और 12वीं में नगर पालिका की शक्तियां। इस प्रकार से 12 अनुसूचियां हैं और इस 12 अनुसूची में आज हम जो जिक्र करेंगे केवल पांचवी और छठी अनुसूची का हम जिक्र करेंगे। तो पांचवी और छठी अनुसूची का भारत के संविधान में कहां से जन्म होता है इस पे भी हम देखेंगे। देखिए, पांचवी और छठी अनुसूची का जन्म भारत के संविधान में किस धारा से होता है मैं बताना चाहूंगा। पांचवी अनुसूची का जिक्र आपको मिलेगा संविधान का भाग 10 जो है अनुसूचित सूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, अनुच्छेद 244 और 244A इसमें जो है इसमें जिक्र आया हुआ है। तो इसको अपन ध्यान से देखेंगे। तो ये जो संविधान का भाग 10 है जिसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र प्रशासन है, और संविधान का भाग 12 अध्याय 1 275 आर्टिकल 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ग्रांट फ्रॉम द यूनियन एंड सर्टेन स्टेट्स। ये जो अनुदान मिलेगा वो छठी राज्यों की सूची को और पांचवें राज्य की सूची वाली स्टेट को 275 के तहत अनुदान मिलता है। तो ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 244 और 244 का और 275। ये अनुसूचित जनजाति 275 में तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अनुदान मिलता है जो संचित निधि से होता है। ये कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो छठी अनुसूची होती है वहां पे ऑटोनोमस स्टेट होता है, स्वशासित राज्य और स्वशासी जिले होते हैं। उसके बारे में मैं आगे डिटेल बताना चाहूंगा। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध जो है आगे अपन चर्चा करेंगे। अब ये जानना जरूरी है कि पांचवी अनुसूची कहां लागू है। पांचवी अनुसूची भारत में कहां लागू है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान 9 राज्यों में पांचवी अनुसूची लागू है। तो आगे इसमें क्या क्या प्रावधान है वो भी बताएंगे। अब ऐसे भारत के बहुत सारे राज्य जहां पे पांचवी अनुसूची भी लागू नहीं और छठवीं अनुसूची भी लागू नहीं है, वहां पे भी है, जैसे अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप। इस प्रकार से बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बंगाल, यहां पे भी अनुसूचित जनजातियां हैं, लेकिन यहां पे पांचवी और छठी अनुसूची लागू नहीं है। ठीक है, तो सरकार जो सामान्य इनको जो रियायत देती है वही देती है। आगे अपन देखते हैं कि इसमें पांचवी अनुसूची के बारे में डिटेल पढ़ना चाहेंगे। मैंने आपको बताया था कि पांचवी अनुसूची का जन्म कहां से होता है। पांचवी अनुसूची का जन्म संविधान के भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र स्पष्ट लिखा है। पांचवी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से भिन्न, मतलब पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में लागू नहीं है, वहां छठी लागू है, से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के लिए लागू होगी। छठी अनुसूची में उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। स्पष्ट है कि जो मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है
ये छठी अनुसूची की राज्य है और 5वीं जो अनुसूची होगी वहां पे जो है राष्ट्रपति ये घोषणा करता है कि कहां कहां 5वीं अनुसूची लागू होगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो 5वीं अनुसूची के राज्य है इसमें ऐसा क्या क्या विशेषताएं होगी इसकी मैं बताना चाहूंगा कि 5वीं अनुसूची में और छठी अनुसूची में अंतर भी क्या होगा, ये मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि 5वीं अनुसूची में क्या होता है और छठी अनुसूची में क्या होता है। तो ये तो रहा उपबंध 244 के तहत। ठीक है, एक खास बात मैं बताना चाहूंगा कि जो 5वीं अनुसूची में सरकार यदि कोई किसी प्रकार का संशोधन करती है तो वो धारा 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। यही बात छठवीं अनुसूची पर भी लागू होती है कि सरकार छठी अनुसूची में यदि कोई भी संशोधन लागू करती है तो संविधान की धारा 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं धारा 275 बताना चाहूंगा, इसी से जो शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्रों में अनुदान लिया जाता है। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए जो अनुदान सरकार देती है वो 275 के तहत ही देती है। 275 के तहत जो धन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया गया धन माना जाता है। ये विशेष कंपटीशन वाले स्टूडेंट को नोट करना चाहिए कि भारत की संचित निधि से जो धन माना जाएगा 275 का अनुदान। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन पर स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य भारत सरकार के अनुदान से हाथ में लिया जाएगा। मतलब सरकार जो है ऐसे शेड्यूल ट्राइब एरिया के लोगों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए जो है 275 में अनुदान देगी और ये अनुदान अनुसूची 5वीं और 6वीं दोनों क्षेत्रों के एरिया के लिए मिलेगी। आगे चलते हैं। ये है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में होता क्या विशेष बात है, 5वीं अनुसूची के राज्यों में क्या विशेष बात होती है, देखते हैं आगे। इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र पर करेगी। मतलब राज्य सरकार की शक्तियां हैं कि उस क्षेत्र में अपनी कार्यपालिक शक्ति का विस्तार करेगी। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन, जहां मैंने अभी बताया हूं कि 9 राज्यों, भारत के 9 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू है, वहां के जो राज्यपाल हैं प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हैं कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में ये राज्यपाल का कर्तव्य है। यहाँ पे एक जनजाति सलाहकार परिषद होती है जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। ठीक है, ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसी के तहत जो राज्यपाल जो है अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे कुछ सुविधाएं स्पेशल दी जाती है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है और यदि राष्ट्रपति ऐसे निर्देश दे तो किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजाति है किंतु जनजाति क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी जो 20 से अनधिक सदस्य 20 सदस्यों की से मिलकर यह समिति बनेगी और इसके जो 3/4 सदस्य हैं उस राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। मतलब विधायकों को भी लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो सलाहकार परिषद है क्या करेगी, इसके क्या काम होंगे। जनजाति सलाहकार परिषद का कर्तव्य होगा कि वो उस राज्य के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसके राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। ठीक है, कुल मिलाकर ये जो परिषद है राज्यपाल की मोहताज है, राज्यपाल जो बोलेगा वही होगा। कभी कभी क्या होता है सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है, अभी राज्यपाल कहां से चलेगा, राज्यपाल को तो मुख्यमंत्री ही चलाएगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री सलाह देगा तब वो मानता है। तो कुल मिला के ये जो परिषद है राज्यपाल की एक प्रकार से पंगु टाइप की है। लगता तो लिखा तो कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन इस परिषद को कोई पावर नहीं होते, सारे पावर राज्यपाल को होते हैं और राज्यपाल मतलब मुख्यमंत्री को होते हैं। परिषद के सदस्यों की संख्या को, उसकी नियुक्ति और उसकी परिषद के अध्यक्ष, उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति, उसके अधिवेशनों का संचालन, सारे काम जो है अधिकतर इसमें राज्यपाल को दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों को लागू करना कानून। अब इसमें 5वीं अनुसूची की जो खास बातें हैं, विशिष्ट या पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनिमय क्या कानून होंगे। ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उसमें भूमि के हस्तांतरण और प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेंगे। ट्राइबल एरिया में जमीन का ट्रांसफर करना कठिन होता है, खासकर 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में। जैसे कोई एक जिला, जैसे बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का,
यहाँ पे कुछ जो तहसील है उसको 5वीं अनुसूची में डाला गया है, दूसरी जो तहसीलें 5वीं अनुसूची में लागू नहीं है। और जिस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची, जिस तहसील में 5वीं अनुसूची लागू है वहां जनजाति के लोग रहते हैं, तो वो जनजातीय के लोग अपनी जमीन किसी को नहीं बेच सकते। बेचेंगे तो अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही बेचेंगे। मतलब भूमि का स्थानांतरण ट्राइबल से ट्राइबल में ही होगा, ट्राइबल से दूसरी जातियों को नहीं होता, ट्राइबल से एससी को भी नहीं होता। केवल ट्राइबल से ट्राइबल के बीच में ही भूमि का अंतरण होगा या ट्रांसफर होगा। यदि किसी दूसरे को किया जाएगा तो सरकार यहाँ पे रोक देती है। बिल्कुल ऐसे जो है जमीन की रजिस्ट्रियां नहीं होती है, तहसीलदार रोक देता है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रोक देता है। ऐसे क्षेत्र की जनजाति के सदस्यों की भूमि के आवंटन पर विनिमय सरकार ऐसे क्षेत्र के जनजाति की भूमि आवंटन में नियम बनाएगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया नियम कि जनजाति वाला व्यक्ति अपनी जनजाति वाले व्यक्ति को अपनी भूमि बेच सकेगा। ऐसे व्यक्ति द्वारा जैसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनिमय कर सकेगी। सरकार कोशिश करती है, सरकार कानून बना सकती है कि यहाँ पे कोई साहूकार नहीं रहेगा तो शेड्यूल ट्राइब का ही साहूकार रहेगा। तो ये सरकार के ऊपर है कि सरकार इस क्षेत्र में साहूकारी प्रथा को रोके। तो सरकार को विशेष पावर इस 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो 5वीं सूची में कुछ लिमिटेड ही पावर देंगे। आप यदि 6ठी अनुसूची के बारे में मैं बताऊंगा तो आपको निश्चित अंतर समझ में आएगा कि 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को बहुत अधिकार है, लेकिन 5वीं अनुसूची में नाम मात्र के लोग हैं। यही कारण आजकल है कि अधिकतर लोग कहने लगे कि हमको भी 6ठी अनुसूची ही चाहिए। ये अनुसूचित क्षेत्र जो होगा ये कैसे होगा? ये तो अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा घोषित करेगा कि फलाना क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र है। हो सकता है कि आपके जिले की कोई तहसील में केवल कुछ लोग ही ट्राइबल एरिया है, बहुत छोटा सा पॉकेट ट्राइबल एरिया में, तो उस क्षेत्र को जो है पर्टिकुलर क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये राष्ट्रपति के विशेष अधिकार हैं। जब तक किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा तो वहां पे 5वीं अनुसूची लागू नहीं होगी। तो ये 5वीं अनुसूची की कुछ विशेष खास बातें थी जो मैंने आपको बताया। अब मैं 6ठी अनुसूची की आपको बात बताना चाहूंगा कि भारत में 6ठी अनुसूची लागू है। ठीक है, ये जो 6ठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू हुआ। तो अब ये आपको हमेशा कैसे, कंपटीशन वाले स्टूडेंट को हमेशा कैसे याद रखोगे आप कि यहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू है? तो आपको ये फॉर्मूला बता दिया हूं। आ से असम, ठीक है, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम, ये अमे त्रिमी। ये फार्मूला शॉर्टकट है, अमे त्रिमी हमेशा याद रहता है। मैं तो कंपटीशन में इसी फार्मूले से याद रखता था और मेरे को कम से कम 15 साल से ये याद है। एक बार फार्मूला मैंने बना लिया था, मुझे याद है। अमे त्रिमी, अमे त्रिमी मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे 6ठी अनुसूची लागू है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये 4 जो स्टेट है इसके बारे में कि यहाँ पे 6ठी अनुसूची लागू है। अब 6ठी अनुसूची में होता क्या है? 6ठी अनुसूची में निश्चित रूप से अनुसूचित जनजाति के लोगों को बेहद फायदे हैं और कानून बनाने के पावर मिले हैं, आर्थिक स्वायत्तता मिली है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमको भी 6ठी अनुसूची, कई प्रदेश के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं कि हमको भी 6ठी अनुसूची में लिया जाए, क्योंकि इसमें फायदे हैं, उनको आजादी है। स्वशासित जिले और स्वशासित प्रदेश, इसमें क्या होता है? 6ठी अनुसूची में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन होता है। स्वशासित क्षेत्रों का जिला होगा, यह सब करने के लिए राज्य के राज्यपाल को अधिकृत किया गया है। राज्य के राज्यपाल जो है ये घोषित कर सकेंगे कि ये स्वशासित जिला है और राज्यपाल स्वशासित क्षेत्र घटा या बढ़ा सकते हैं, यानी राज्यपाल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट, अब देखते हैं 6ठी अनुसूची में क्या होता है। जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन होगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल बनेगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। 4 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे, बाकी निर्वाचित होंगे। परिषदों के गठन का कार्य राज्यपाल करेंगे। विधि बनाने की जिला परिषदों प्रादेशिक परिषदों की शक्ति, देखिए कितनी बड़ी बात है। जो परिषदें हैं विधि भी बना सकेंगे, लॉ बना सकेंगे। तो एक जगह तो ये लिखा है कि भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण जो कानून है उन पर भी वो राज्यपाल की परमिशन से कानून बना सकेंगी। स्वशासित जिले और स्वशासित प्रदेशों में न्याय प्रशासन, कुछ विशेष परिस्थितियों में परिषद के लिए नियम कानून बनाने की शक्ति। राज्यपाल सिविल कोड 1908 और आईपीसी 1898 विशेष अधिकारी या विशेष न्यायालय को अधिकार प्रदान कर सकता है। मतलब कई स्पेशल धाराओं पे भी कानून बनाने के लिए बात या न्याय प्रशासन के लिए जो उचित लगे वो निर्णय ले सकते हैं। मतलब लॉ बनाने की भी शक्ति काउंसिल को मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को मिलेगी। तो निश्चित रूप से बहुत ट्राइबल ऑटोनोमस स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 6ठी अनुसूची में एक सुविधा यह है कि प्राथमिक विद्यालय आदि स्थापित करने की जिला परिषद की शक्ति होती है। जिला और प्रादेशिक निधियां होती है, मतलब उनको फंड रेज करने की, फंड प्राप्त करने के भी अधिकार होते हैं कि कहां से वो अनुदान ले सकेंगे, कौन से टैक्सेस ले सकेंगे। भू राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने की शक्तियां भी उनको होती है।
खनिजों के पूर्वेक्षण और निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तियां पट्टे, लाइसेंस और लीज फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स। जो खनिज की रॉयल्टी के लिए भी वो पट्टे जो है वो जारी कर सकेंगी जो आपकी ऑटोनोमस कमेटियां हैं और वो जो ऑटोनोमस जिले बनाए गए हैं, परिषद बनाई गई है, स्वायत्त शासी परिषद बनाई गई है। तो निश्चित रूप से स्वायत्त शासी परिषद को बहुत अधिकार संपन्न बनाया गया है। इसीलिए जो है यहाँ के जो ट्राइबल्स है 5वीं अनुसूची क्षेत्र के ट्राइबल की तुलना में ज्यादा खुश हैं। जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिए विनिमय बनाने की जिला परिषद की शक्तियां, यानी साहूकार को लाइसेंस आदि परिषद दे सकेगी। देखिए वहां पे जो कुछ भी था सारा का सारा राज्यपाल पे था और सिर्फ एक 5वीं अनुसूची में भी साहूकार से रिलेटेड बात कही गई है। लेकिन देखा यह जाता है कि जहां पे 5वीं अनुसूची लागू है वहां पे सरकार कई मामले में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। कानून तो संविधान में लिखा है लेकिन सरकार ने कोई क्लियर कट कानून बनाई भी नहीं ना, लोगों को जागृति भी नहीं है। तो वहां पे जो साहूकार है, स्वर्ण जाति के साहूकार जाते हैं और लूट खसोट करते हैं। लेकिन 6वीं अनुसूची में ये परिषद को यह अधिकार दे दिया है कि वो खुद कानून बना कर सकेंगे, रेगुलेट कर सकेंगे साहूकारों को। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी ताकत है। अब देखते हैं धारा 20 में लिखा है, 6वीं अनुसूची की धारा 20 में लिखा हुआ है कि कहां पे जनजाति क्षेत्र होगा। तो उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी आंगलांग जिला, बोडोलैंड प्रादेशिक जिला ये बाद में जुड़ा है, खासी पहाड़ी जिला, जैंतिया पहाड़ी जिला, गारो पहाड़ी जिला, त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला, चकमा जिला, मारा जिला, लाई जिला, ये जो क्षेत्र कहलाते हैं वो जनजाति क्षेत्र कहलाते हैं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत। 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची में एक विशेष बात यह है कि यदि 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची में कोई संशोधन किया जाता है तो संविधान की धारा अनुच्छेद 368 के तहत वो संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये विशेष बात इसमें लिखी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में क्या बेसिक अंतर होता है। हाल ही में अनेक जनजातीय राज्यों की मांग उठ रही है कि उन्हें भी 6वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। 5वीं अनुसूची में मैंने आपको जैसे बताया कि बड़ा लिमिटेड पावर होते हैं। एक तो ट्राइबल की जो जमीन होगी वो ट्राइबल को ही जाएगी, ट्रांसफरेबल होगी, ठीक है। बाकी दूसरी जाति के लोग नहीं उसमें ट्रांसफर कर सकते। भूमि पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार को दिया है या स्टेट सरकार को दिया है किसी भी जगह। लेकिन 6वीं अनुसूची में आपने देखा होगा कि वहां पे तो ऑटोनोमस काउंसिल होगी और ऑटोनोमस काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार, रॉयल्टी लेने का अधिकार और करों को संग्रहण का अधिकार, स्कूल खोलने का अधिकार, साहूकारों पर नियंत्रण का अधिकार, इतने महत्वपूर्ण अधिकार जनजातियों को दिए हैं। तो वो जो जनजाति की काउंसिल है, ऑटोनोमस काउंसिल, वो बेहद पावरफुल होती है और बनती है और लगती है। इसी कारण है कि ट्राइबल के लोग मानते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र को भी 6वीं अनुसूची में आप लागू की जाए, जिससे कि हम स्वतंत्र हो अपना प्रशासन चलाने के लिए और अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। तो ये बेसिक अंतर 5वीं और 6वीं अनुसूची में मैंने बताया। निश्चित रूप से 5वीं सूची की तुलना में 6वीं अनुसूची बेहद पावरफुल है क्योंकि वहां जनजातियों को विशेष पावर दिए गए हैं, तो वो बहुत आत्मनिर्भर हुए हैं। इस तरीके से ये जो मेरा आज का वीडियो खत्म हुआ फ्रेंड्स। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि आप ये घंटी ये दिख रही है इस पे आप क्लिक करेंगे और ये नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे तो मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे निःशुल्क। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू। हरे कृष्णा।